हेलो फ्रेंड्स। तो ये कहानी है 13 साल की वेडनेसडे एडम्स नाम की एक लड़की की, जिसके चेहरे पर किसी तरह की कोई इमोशंस नहीं बनते थे और वो मौत को लेकर उसके अंदर एक अजीब सा जुनून था। वह सोचा करती थी कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है और उसका क्या होता है। इसी वजह से उसे अक्सर काले और सफेद रंग के कपड़े पहनना ज्यादा पसंद था। उसे देखकर सबको अजीब सा लगता था कि जैसे कि वो इस दुनिया की ही ना हो। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो ऐसी लड़की क्यों थी। तो कहानी की शुरुआत में हम वेडनेसडे को एक स्कूल में दिखाया जाता है, जहां वो अपनी डरावनी आंखों के साथ बरामदे में चल रही थी। वहीं बाकी सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। जब वेडनेसडे अपना लॉकर खोलती है तो उसके अंदर उसे अपना भाई बंधा हुआ मिलता है, जिसके मुंह में एक सेब था। वेडनेसडे उसकी रस्सियों को खोलती है कि अचानक से उसे एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि कुछ लोग उसके भाई को टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वेडनेसडे कोई आम बच्ची नहीं है और वो किसी को भी छूकर उसका अतीत और भविष्य देख सकती है। जब वेडनेसडे को पता चलता है कि स्विमिंग टीम के लड़कों ने उसके भाई को टॉर्चर किया है, तो 2 बैग में पिराना फिशेस, जो कि बहुत ज्यादा खूंखार मांसाहारी मछलियां होती है, उनको भरकर स्विमिंग पूल के पास जाकर उन खून की प्यासी मछलियों को स्विमिंग पूल में छोड़ देती है, जिससे सारे लड़के अपनी जान बचाने के लिए पूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तब वेडनेसडे उनसे कहती है कि उसके अलावा उसके भाई को और कोई परेशान नहीं कर सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वेडनेसडे के माता पिता मोर्टिशिया और गोमेज को दिखाया जाता है। वो दोनों वेडनेसडे की हरकतों से परेशान हो चुके थे, इसलिए वो उसे नेवरमोर अकेडमी भेजने का फैसला करते हैं। इस अकेडमी में वो बच्चे रहते हैं जिनके पास कुछ खास ताकतें होती है और यहाँ उन्हें अपनी ताकत पर पूरा काबू पाना सिखाया जाता है। मोर्टिशिया और गोमेज भी इसी एकेडमी के स्टूडेंट थे, जिससे पता चलता है कि उनके पास भी सुपर पावर्स हैं। सीन शिफ्ट होता है और एक लड़के एम्बेकस को दिखाया जाता है, जो कि एक पाइपर था। वो एकेडमी के पास वाली जंगल में अकेला जाता है। वहाँ जंगल में एक जगह रुककर आराम कर रहा होता है, तभी अचानक एक अनजान क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। उस एरिया के एक पुलिस को उसकी जख्मी बॉडी मिलती है और वो आसपास की जगह का जांच करता है। यहाँ पता चलता है कि यह पहला हादसा नहीं था, बल्कि इससे पहले भी ऐसे कई हादसे यहाँ हो चुके हैं। दूसरी तरफ वेडनेसडे एकेडमी में जाती है और वहाँ की प्रिंसिपल लेरिसा विम्स से मिलती है, जो उस एकेडमी को चलाती है। लेरिसा उसे उसके रूममेट एनिट से मिलवाती है। एनिट वेडनेसडे से पूरी तरह अलग थी। एनिट को रंग बहुत पसंद थे और उसने अपने साइड के कमरे को अलग अलग रंगों से सजा रखा था, जबकि वेडनेसडे को काली और डार्क रंग की चीजें ही पसंद थी। बाद में एनिट वेडनेसडे को एकेडमी में घुमाती है और वहाँ कैमन ग्रुप फैंक्स, ग्रुप फ्यूर्स और ग्रुप स्टोनर्स के स्किल के बारे में बताती है। फैंक्स के ग्रुप में वैम्पायर्स होते हैं, फ्यूर्स के ग्रुप में वेयरवुल्व्स होते हैं और स्टोनर्स पत्थर में बदल सकते हैं और उनके सर पर सांप होते हैं। वहीं स्कूल में जल परियां भी होती है, जो लोगों के साथ आसानी से हेर फेर कर सकती है। एनिट वेडनेसडे को सबसे पॉपुलर लड़की बियांका बार्कले के बारे में बताती है, जो बहुत ही खूबसूरत जल परी थी। बियांका का एक एक्स बॉयफ्रेंड जेवियर थॉर्प उस एकेडमी में होता है, जो अपनी ड्राइंग को असलियत में बदल सकता है। इसके बाद वेडनेसडे के माता पिता वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वेडनेसडे के पिता उस पर नजर रखने के लिए एक कटा हुआ हाथ वहां छोड़ देते हैं, जो कि जिंदा होता है और उसे थिंग कहा जाता है। इसके बाद वेडनेसडे तलवारबाजी की क्लास में जाती है और वहां बियांका के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। बियांका और वेडनेसडे के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है और दोनों बराबर पॉइंट पर होते हैं। इसके बाद बियांका कहती है कि वो बिना किसी हेलमेट के ये गेम खेलना चाहती है और यह गेम तब खत्म होगा जब दोनों में से किसी एक के शरीर से खून निकलेगा। दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर वार पे वार करते हैं। बियांका वेडनेसडे पर वार करती है और उसके सर के बाई तरफ से एक कट लग जाता है और वेडनेसडे के सर से खून निकलता है। इस तरह बियांका जीत जाती है और वेडनेसडे को चोट पर मरहम लगाने के लिए ले जाया जाता है। जैसे ही वेडनेसडे पट्टी लगाकर बाहर निकलती है, ऊपर से बर्ट के आकर एक बड़ा पत्थर उसके सर पर गिरने वाला होता है, लेकिन इस वक्त जेवियर उसे धक्का देकर बचा लेता है। कुछ देर बाद वेडनेसडे अपने कमरे में वापस आती है तो उसे महसूस होता है कि कमरे में कोई है और उस पर नजर रख रहा है। वह कमरे को चेक करती है और बेडशीट के नीचे उसे थिंग मिल जाता है। वेडनेसडे समझ जाती है कि यह उसके माता पिता का काम है, इसलिए वह थिंग से कहती है कि उसे उसका साथ देना होगा, वरना वो उसे ड्रॉर में बंद कर देगी। थिंग डर जाता है और उससे वादा करता है कि वो वेडनेसडे के साथ गद्दारी नहीं करेगा। वेडनेसडे ने जो पिराना वाला प्रैंक किया था, उस वजह से उसे दिमागी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है
उसे नेवरमोर एकेडमी के पास ही एक छोटी सी शहर जेरिको में जांच के लिए लेकर जाते हैं। वेडनेसडे अपनी थेरेपिस्ट से मिलती है, लेकिन उसे किसी बारे में कुछ भी नहीं बताती। उसके दिमाग में प्लान आता है और वो बाथरूम में जाने के बहाने खिड़की से निकलकर भाग जाती है। इस बीच वो एक आदमी से टकरा जाती है और उसे विजन आता है। उस आदमी की कार एक्सीडेंट में मौत होने वाली है। वेडनेसडे डर जाती है और रिलैक्स के लिए कॉफी शॉप में पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात पुलिस के बेटे टाइलर से होती है, जो वहां कॉफी बेचने का काम करता है। टाइलर अपनी इस प्रेस मशीन को ठीक करने की कोशिश करते रहता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे वो इटालियन भाषा में थे। वेडनेसडे को इटालियन पढ़ना आता था, इसलिए वो आसानी से मशीन ठीक कर देती है और इसके बदले में वो उसे बस स्टेशन तक छोड़ने को कहती है। टेलर के कुछ कहने से पहले ही वहां वो लड़के आ जाते हैं जिन्होंने उसके भाई को टॉर्चर किया था और वो लोग वेडनेसडे को भी परेशान करने लगते हैं। पहले वेडनेसडे उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं होता तो वो उन्हें मारने लगती है। कुछ ही समय में लेरिसा पुलिस के साथ वहां आ जाती है और वहां की हालात देखकर उसे गुस्सा आता है और वो वेडनेसडे को डांटती है। इसके बाद वो लोग नेवरमोर एकेडमी जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें टूटी फूटी कार दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था और वो कार में वही आदमी था जिससे वेडनेसडे टकराई थी। उस रात वेडनेसडे वायलन में बहुत डरावना म्यूजिक बजाती है। वह पूर्णिमा की रात और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है। तभी एनिड वेडनेसडे को बताती है कि वह खुद को नहीं बदल सकती थी, इसलिए वो बाकी लोगों के साथ नहीं जा सकती थी। इस बीच थिंग टाइलर के कमरे में जाता है और उसे वेडनेसडे से बात करने के लिए कहता है। टाइलर डर कर उसकी बात मान लेता है और वेडनेसडे से वीडियो कॉल पर बात करता है। वेडनेसडे उसे आने वाले हॉवेश फेयर में मिलने के लिए कहती है और कहती कि वो लोग वहां मजे करेंगे, लेकिन असल में वो सिर्फ वहां से भागना चाहती थी। हॉवेश फेयर में लेरिसा वेडनेसडे पर अपना चील जैसी नजर बनाए रखती है। इसके बावजूद वेडनेसडे टेलर से मिलने में कामयाब हो जाती है। वो दोनों वहां से भागने ही वाले होते हैं कि वेडनेसडे अपने क्लासमेट रोवन से टकरा जाती है। रोवन तुरंत जंगल की तरफ भाग जाता है, पर रोवन से टकराने के बाद वेडनेसडे को विजन आता है कि रोवन जंगल में किसी के हाथों बेरहमी से मारा जाएगा। वो डर जाती है और भागने का प्लान बदलकर रोवन को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, रोवन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वेडनेसडे को पेड़ के सहारे ऊपर लटका देता है। इसके बाद वो वेडनेसडे को अपनी माँ के बारे में बताता है जो भविष्य देख सकती थी। उसकी माँ ने 25 साल पहले तस्वीर बनाई थी और कहा था कि वेडनेसडे एडम्स नेवरमोर एकेडमी को बर्बाद कर देगी। इसलिए रोवन कहता है कि कुछ भी बर्बाद होने से पहले वो वेडनेसडे को मार देगा। इसके बाद वो अपनी जादुई ताकत से वेडनेसडे का गला घोटने लगता है। तभी एक राक्षस आकर रोवन के ऊपर हमला कर देता है और रोवन को मारकर वहां से गायब हो जाता है। वेडनेसडे उसकी कटी फटी बॉडी के ऊपर पड़ी हुई थी उस तस्वीर को उठाती है जिसे रोवन की माँ ने बनाया था। इस वक्त पुलिस का हेड अपने पुलिस ऑफिसर के साथ वहां आता है और रोवन की बॉडी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बॉडी नहीं मिलती। इसके बाद वेडनेसडे को पुलिस हेड के साथ दिखाया जाता है जो वहां हुई घटनाओं के बारे में उसे बताती है, लेकिन हेड को उस क्रिएचर वाली बात पर भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि ये काम नेवरमोर एकेडमी के ही किसी स्टूडेंट का है। तभी वहां एक ऑफिसर आ जाता है। उसकी नजर दरवाजे से निकलते हुए रोवन पर पड़ती है जो कि जिंदा था। जब वेडनेसडे अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि एनिड पीओ कप की कॉम्पिटिटर्स की तैयारी में बिजी है। यह एक बोट रेस की प्रतियोगिता थी जो हर साल एकेडमी में ऑर्गेनाइज की जाती है। बाद में वेडनेसडे रोवन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लेरिसा उसे कहती है कि रोवन को एकेडमी से निकाल दिया गया है, जिसका कारण वो उसे नहीं बता सकती। वेडनेसडे को शक होता है और वो थिंग को रोवन पर नजर रखने के लिए उसके लिए पीछे भेजती है। फिर सीन बदलता है और रोवन को एक रेलवे स्टेशन में दिखाया जाता है और थिंग उसका पीछा करता है। रोवन आसपास का माहौल चेक करने के बाद वॉशरूम में चला जाता है। वहां अपना रूप बदलकर एक बूढ़ा आदमी बन जाता है, लेकिन थिंग रास्ता भटक जाता है, इसलिए वो रोवन को अपना रूप बदलते हुए नहीं देख पाता। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी लेरिसा का रूप ले लेता है। यहाँ पता चलता है कि लेरिसा ही अपना रूप बदलकर रोवन की मौत को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वेडनेसडे के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो रोवन की मौत का सुराग ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है, जहाँ उसे टाइलर मिलता है जो कि अपने पापा का पीछा करते हुए यहाँ आया था। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे को रोवन का चश्मा मिलता है। वो उसे उठाती है और उसे विजन आते हैं जिसमें वो देखती है कि रोवन के पास एक नीली रंग की किताब थी जहां से उसे उसकी माँ की बनाई हुई तस्वीर मिली थी।
इसके बाद वेडनेसडे तुरंत ही अपनी क्लास टीचर के पास जाती है और उससे उस किताब के बारे में पूछती है। उसकी टीचर बताती है कि वो किताब पुराने स्टूडेंट्स के समाज से जुड़ी हुई है जिसे नाइट शिफ्ट कहा जाता है, लेकिन उस समाज को बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया है। फिर वेडनेसडे स्कूल जाने के बाद रोवन के कमरे में किताब ढूंढने के लिए जाती है। रोवन के पलंग के नीचे उसे एक मुखौटा मिलता है। वो वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी वहां रोवन का एक रूममेट जेवियर आ जाता है और उसे देखकर वेडनेसडे पलंग के नीचे छुप जाती है। जेवियर से मिलने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बियांका भी वहां आ जाती है। वेडनेसडे उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और उसे पता चलता है कि बियांका का आने वाला बोट रेस की प्रतियोगिता में एनिट को हराने के लिए प्लान बना रही है। इसके बाद वेडनेसडे अपने कमरे में जाती है और बियांका को रेस में हराने के लिए प्रतियोगिता में एनिट का साथ देने का फैसला करती है। अगले दिन एनिट और वेडनेसडे प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाते हैं। इस रेस में सब कुछ अलाउड होता है, इसलिए बियांका इसका पूरा फायदा उठाती है। रेस में 4 लोगों की टीम भाग लेती है और नियम के मुताबिक जो टीम तालाब में गिरे बिना डेस्टिनेशन तक जाकर पहले वापस आएगी वो रेस जीत जाएगी। जैसे ही रेस शुरू होती है, बियांका अपने एक दोस्त को इशारा करती है जो एक जल परी थी और बाकी बोट को बर्बाद करने के इरादे से बियांका का साथ दे रही थी। वो तालाब में कूदकर एक नाव को बर्बाद कर देती है, जिससे वो टीम तालाब में गिर जाती है और रेस से बाहर हो जाती है। वेडनेसडे और एनिट पूरी तैयारी के साथ रेस कर रहे थे और थिंग उनमें से उनकी मदद कर रहा था। इनकी मदद से वो लोग बियांका की दोस्त को एक जाल में फंसा लेते हैं और रेस के दौरान ही वेडनेसडे को एक विजन आता है और वो अपने सामने अपने जैसी दिखने वाली एक लड़की को देखती है जिसके बाल सुनहरे रंग के होते हैं। वो वेडनेसडे को कहती है कि वेडनेसडे एक चाबी है, जिससे वेडनेसडे काफी उलझन में पड़ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो असली दुनिया में वापस आती है उसे पता चलता है कि बियांका रेस में आगे निकल गई है, लेकिन वो हार नहीं मानती और बियांका की चालों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करके वो रेस जीत जाती है और 40 साल के बाद पहली बार कोई नॉन साइलेंट टीम यह रेस जीती है। लरीसा एनिट को वो पोक अप देती है, लेकिन वेडनेसडे को ज़्यादा टेंशन पसंद नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अकेडमी के पुराने स्टूडेंट एडगर एलन पॉय के मूर्ति के पास जाती है और अचानक उसकी नज़र उस मूर्ति के हाथ में रखी पत्थर की किताब पर पड़ जाती है, जिसके नीचे उसे एक निशान दिखाई देता है। वो निशान ठीक वैसा ही था जो उस तस्वीर में बना हुआ था, जिसे रोवन ने मरने से पहले उसे दिया था। उस बुक में वेडनेसडे को कुछ पहेलियां मिलती है जिसे वो तुरंत सुलझा लेती है। उसे सुराग में 2 बार चुटकियां बजाती है तो अचानक से छुपा हुआ बरामदा खुल जाता है जहां एक गुप्त कमरा होता है। वो वेडनेसडे को रोवन की किताब मिल जाती है जिसमें रोवन ने तस्वीर फाड़कर निकाला था। वो उस किताब को अपने बैग में रखती है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे जा पाती उसके सिर को एक काले कपड़े से ढक दिया जाता है। थोड़ी देर बाद जब काले कपड़े को हटाया जाता है तब वो देखती है कि बियांका, एक्सेवियर और कुछ स्टूडेंट्स उसे घेर कर खड़े हुए हैं और ये सभी नाइट शेड्स के सदस्य हैं। यहाँ पर पता चलता है कि लरीसा ने उनके ग्रुप को खत्म किया था। इसके बाद जेवियर उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वेडनेसडे उसे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद लरीसा को दिखाया जाता है जो आउटडोर स्टे के बारे में घोषणा करती है, जहां एकेडमी के सारे स्टूडेंट को शहर में आम लोगों से मिलना जुलना होता है और उनके साथ काम करना होता है। इन लोगों को नॉमिस कहा जाता है। जब वो लोग शहर पहुंचते हैं तब वेडनेसडे जेवियर को बताती है कि उसके रूममेट की मौत हो चुकी है, लेकिन उसे इस बात पर भरोसा नहीं होता और वो कहता है कि रोवन की मौत नहीं हो सकती, उसे बस एकेडमी से निकाल दिया गया है। इसके बाद वेडनेसडे उसे वो तस्वीर दिखाती है जो रोवन की माँ ने बनाई थी। जेवियर उस तस्वीर को करीब से देखता है और कहता है कि इस तस्वीर में जो आदमी है उसने जेरिको को शहर से बसाया था और उसका नाम जोसेफ क्रैकस्टोन है। थोड़ी देर बाद जब वेडनेसडे पिलग्रिम वर्ल्ड में जाने का फैसला करती है, जहां जेरिको के इतिहास के बारे में पता चलता है, वहां पे वेडनेसडे यूडेन नाम के एक लड़के से मिलती है जो मधुमक्खी पालने वाले क्लब में उससे पहले मिल चुका था और दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। वो दोनों बातें करने लगते हैं और आसपास की चीजों को देखते हैं। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स वहां की केयर टेकर आर्लन से मिलते हैं जो उन्हें पिलग्रिम वर्ल्ड घूमते हुए जोसेफ क्रैकस्टोन के बारे में, कलाकृतियों के बारे में बताती है। वेडनेसडे को ये सारी बातें इंटरेस्टिंग लगती है और वो एरलिन से उसके बारे में और जानना चाहती है। एरलिन उसे बताती है कि उनके पास जो जोसेफ क्रैकस्टोन के खेतों में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार, खाने पीने की बर्तन और फैमिली रूम भी है। वेडनेसडे उससे कहती है कि वो यहाँ काम करना चाहती है, लेकिन एरलिन कहती है कि उसे
रिनोवेट किया जा रहा है, इसलिए वहाँ काम नहीं कर सकती। लेकिन एरोलिन कहती है कि उसे रिनोवेट किया जा रहा है, इसलिए वहाँ काम नहीं कर सकती है और कहती है कि यह सब ओल्ड बजरी में काम करेंगे और घूमने आए हुए लोगों को केक बांटेंगे। बाद में वेडनेसडे और यूडिन क्रैकस्टोन के फैमिली रूम में घुस जाते हैं। वहाँ पे वेडनेसडे को तस्वीर मिलती है जिसमें वो लड़की भी होती है जिसे वेडनेसडे ने अपने विजन में देखा था। थोड़ी देर बाद उसे वो किताब भी मिल जाती है जो उस लड़की ने पकड़ी होती है। वेडनेसडे देखती है कि उस किताब के सारे पन्ने खाली हैं, इसलिए उसे शक होता है कि ये किताब नकली है। तभी वहाँ यूडिन के साथ एरोलिन भी आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। वेडनेसडे उससे असली किताब के बारे में पूछती है। तब एरोलिन झिझकते हुए बताती है कि 1 महीने पहले वो किताब चोरी हो गई थी। इसके बाद वो कॉफी शॉप में वापस टेलर से मिलने जाती है और वो दोनों जोसेफ के बारे में पता करते हैं। टेलर कहता है कि ओरिजिनल मीटिंग हाउस का जो हिस्सा बचा हुआ है वो जंगल में है और पूरी तरह खंडर हो चुका है, जिसका इस्तेमाल अब क्रश पैड के रूप में किया जाता है। इसके बाद वेडनेसडे जोसेफ क्रैकस्टोन की उस जगह को तलाश करने के लिए थिंग के साथ तुरंत जंगल में जाती है। इस दौरान उन्हें एक बेघर आदमी मिलता है, लेकिन थिंग उसका दम घोटने लगता है और उसे डराकर भगा देता है। तभी वेडनेसडे को एक विजन आता है और वो खुद को 400 साल पहले की टाइम में देखती है। यहाँ पर वो सुनहरे बाल वाली लड़की दिखाई देती है जिसे वेडनेसडे पहले भी अपने विजन में देख चुकी थी। उस लड़की को गांव वालों ने घेर रखा था और वो उसे शैतान की संतान कहकर पुकार रहे थे। तभी वहां जोसेफ क्रैकस्टोन वहां आ जाता है और उस लड़की को गूडी एडम्स कर बुलाता है। वो कहता है कि गूडी एक डायन है और उसे भी उसकी माँ और दूसरे आरोपी के साथ उस खेत में मार देना चाहिए। इसका जवाब देते हुए गूडी कहती है कि जोसेफ ने उसकी जमीन हड़प ली है और बहुत से निर्दोष लोगों की जान ली है और उनकी शांति छीनी है। जोसेफ को गुस्सा आता है और वो गूडी को थोड़ी देर तक घूरता है और फिर उस खेत में आग लगा देता है। गूडी अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार हो जाती है। जब कोई उम्मीद नहीं बचती तो वो एक गुप्त दरवाजे से निकलकर वहां से भाग जाती है। वेडनेसडे वहां छुपकर ये सब कुछ देख रही थी। गूडी जल्दी वेडनेसडे के पास आती है और कहती है कि जोसेफ अपनी यह लड़ाई तब तक नहीं रोकेगा जब तक वो सबको मार नहीं देगा। इस खुलासे के बाद वेडनेसडे असली दुनिया में जाती है। वह थिंग को सब कुछ बताती है जो उसने अभी देखा था। उनकी बात खत्म भी नहीं होती कि अचानक से उन्हें वो भयानक राक्षस नजर आता है जिसने रोवन को मारा था। उसी वक्त बारिश होने लगती है। वेडनेसडे बारिश में भीगते हुए उसके पीछे भागती है, लेकिन वो बहुत आगे निकल जाता है। वेडनेसडे उसके पैरों के निशान का पीछा करती है, लेकिन अचानक से वो निशान इंसान के पैर के निशान में बदल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि वो राक्षस कोई इंसान ही है। तभी वेडनेसडे जेवियर से टकरा जाती है और उसे सब कुछ बताती है जो उसने देखा था। जेवियर उन पैरों के निशान को देखना चाहता है, लेकिन बारिश के कारण पैरों के निशान मिट जाते हैं। अगले दिन शहर में जोसेफ क्रैकस्टोन की नई मूर्ति के उद्घाटन के लिए सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है। वेडनेसडे जेरिको के मार्चिंग बैंड के साथ वायलिन से म्यूजिक प्ले करती है और शहर के मेयर और लेरिसा मूर्ति का उद्घाटन करते हैं, लेकिन तभी थिंग वेडनेसडे के ऑर्डर के मुताबिक मूर्ति को ब्लास्ट कर देता है और सब लोग डरकर भाग जाते हैं। वेडनेसडे की आंखों में बदले की चमक दिखाई देती है और वो अब भी वायलिन बजा रही होती है। इसके बाद लेरिसा वेडनेसडे पर चिल्लाती है क्योंकि उसे लगता है कि यह सब वेडनेसडे ने ही किया है। वेडनेसडे कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वेडनेसडे लेरिसा पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि वो जंगल में होने वाले खूनी हादसे का सच जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। उस रात वेडनेसडे से मिलने वाला बेघर आदमी जंगल में दिखाई देता है। तभी वो राक्षस उस पर हमला कर देता है। उस बूढ़े आदमी के पास एक कैमरा था जिसमें वहां की तस्वीर कैद हो जाती है। कुछ समय बाद पुलिस हेड और उसकी टीम जंगल में उस खंडर तक पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां उस बेघर बूढ़े आदमी की बॉडी मिलती है। उन्हें वो कैमरा भी मिलता है जिसमें हादसे के वक्त हुई फुटेज होती है जो असली गुनहगार को सामने ला सकता है। जब कैमरे की तस्वीरें को बड़ा करके देखा जाता है तब पुलिस हेड हत्यारे का चेहरा देखता है। वो एक राक्षस का चेहरा था जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी के बुरे सपनों से निकलकर आया हो। तो दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तो दोस्तों, हम वापस लौटेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये सीरीज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।